आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लोकल ट्रेन के डेली पैसेंजर है कमल। रात को 8 बजे की ट्रेन पकड़कर 9 बजे उतरकर गैरेज से अपना साइकिल लेकर 45 मिनट के बाद अपने घर पहुंचता है। तूफान हो या आंधी, जो भी हो, यही कमल का डेली रूटीन है। अगर किसी दिन ट्रेन का टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हुआ तो उस दिन रात को उसे स्टेशन पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि देर रात को अकेले घर लौटना बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए। ऐसे ही एक दिन ट्रेन हड़ताल के कारण रेलवे टाइम टेबल में कुछ बदलाव हुआ। ढेर सारे ट्रेन इधर उधर फंसे हुए थे। अपना घर लौटने के लिए कमल ट्रेन पर बैठा हुआ था। उसके तरह ही ढेर सारे पैसेंजर फंसे हुए थे। जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तब रात बहुत हो चुकी थी। सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरकर अपने अपनी मंजिल को रवाना हो गए। फंसे हुए ट्रेन पर बैठते वक्त कमल अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गेम खेलकर चार्ज ख़त्म कर दिया था। गेम का नशा उसे इतना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया। फ़ोन बंद है। ठंड की रात को वो अपने गांव जाने के लिए कोई साथी भी उसे नहीं दिख रहा है। कमल इस सोच में पड़ गया कि घर लौटूं या स्टेशन पर ही रात गुजार दूं। फिलहाल कमल दुविधा में है। कुछ देर सोचने के बाद कमल ने फैसला लिया कि वो घर नहीं लौटेगा, रात को स्टेशन पर ही सो जाएगा। लेकिन घर पर फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि आज वो घर नहीं लौटेगा। रेल रोको हड़ताल के कारण स्टेशन में फंसा हुआ है। कल सुबह घर लौटेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन घर तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कमल का तो फ़ोन ही बंद है। अचानक उसे नज़र आया स्टेशन के दूसरी तरफ पर एक आदमी शायद ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कमल तुरंत पटरी पर उतरकर सीधा उनके पास गया और बोला, सर, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? दरअसल मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। जब कोई मुसीबत में पड़ता है तो हम उनको सहारा देने के लिए खड़े होते हैं। उस पैसेंजर ने कहा, ठीक है, आप मेरे फ़ोन से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कमल को याद आया कि उसे घर का तो नंबर ही याद नहीं, फ़ोन करेगा कैसे। वापस फ़ोन उनको देते हुए कमल ने कहा, आपका शुक्रिया, वो क्या है कि मुझे नंबर याद नहीं है घर का, इसलिए इस फ़ोन से तो बात नहीं हो पाएगी। स्टेशन पर खड़े होकर कमल इधर उधर देखने लगा। अगर कोई दुकान खुली हो तो वो अपने फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लेगा। कम से कम थोड़ा ही चार्ज से तो काम चल ही जाएगा। लेकिन इतनी रात को उस छोटे से स्टेशन पर कोई भी चाय की स्टॉल तक भी खुली हुई नहीं थी। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब सारे के सारे मुसीबत एक साथ ही आ जाते हैं। ठंड की रात, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ। लास्ट ट्रेन ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए आगे निकल गई। अचानक से तेज़ी से हवा बहने लगी और वो हवा कमल के सर के ऊपर से निकल गई। कमल अपना मुंह रुमाल से पोंछते हुए इधर उधर देखने लगा। उतने में ही दूर से कमल को किसी ने नाम लेकर बुलाया, कमल, कमल, आ जाओ मेरे साथ, हम घर लौट रहे हैं। तुम्हें जाना है ना, तो जल्दी आओ, हम लोग इधर ही वेट कर रहे हैं, बहुत रात हो गई, जल्दी आओ। कमल ने तुरंत ही जवाब दिया, तुम वहीं रुको, मैं गैरेज से अपना साइकिल लेकर आता हूँ। तुरंत साइकिल लेने चला गया कमल। जो अजनबी कमल को बुला रहा था, उस अजनबी की आवाज़ कमल को थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। शायद कोई दोस्त ही होगा या कोई उसके जैसा ही डेली पैसेंजर। ज़्यादा कोहरा होने की वजह से उस अजनबी का चेहरा नहीं देख पा रहा था कमल। तुरंत कमल अपना साइकिल गैरेज से लेकर
उस अजनबी के साथ निकल पड़ा। कमल अपने बैग में हरदम एक टॉर्च लाइट रखता था। इस तरह से ज़रूरत के कारण टॉर्च लाइट हमेशा साथ रखने पर उसे काफ़ी ही सुविधा होती थी। तुरंत अपने बैग से टॉर्च लाइट निकाला और चलाते हुए उस अजनबी के पीछे पीछे साइकिल चलाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। दोनों आगे बढ़ रहे थे। सामने जो अजनबी साइकिल चला रहा था वो बहुत ही तेजी से साइकिल चला रहा था। उस अजनबी को कमल ने बोला, अरे भाई ज़रा धीरे चलाओ यार, मैं तुम्हारे जैसे नहीं चला पा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही चलाते रहोगे तो मैं पीछे रह जाऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी आवाज़ कहीं सुनी सुनी लग रही है, बस नाम याद नहीं आ रहा। कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हुए उस अजनबी ने कहा, भाई मेरा नाम बाद में सुन लेना, अभी जल्दी अपने घर जाने के लिए सोचो और साइकिल चलाओ, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। इतना ही कहकर अजनबी फिर से तेजी से साइकिल चलाने लगा। उसकी साइकिल की स्पीड कम नहीं हो रही थी और कमल इतना दम नहीं ला पा रहा था कि वो उसके बराबर में जा सके। कमल भी उसकी तरह साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। उन दिनों इस तरह से साइकिल चलाते हुए देखकर रास्ते में कुत्ते बिल्ली काफ़ी भौंका करते थे और इन सबको भौंकते हुए सुनकर कमल डरने लगा। अजनबी की अजीब सी आवाज़ सुनकर कमल सोचने लगा कि शायद ठंड की वजह से इसका गला खराब होगा, इसलिए इस तरह की आवाज़ है। अचानक कमल के हाथ से टॉर्च लाइट नीचे गिर गई और लाइट बंद हो गई। कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई ज़रा रुको, मेरा लाइट नीचे गिर गया यार, मैं उसे उठाकर जलाता हूँ, रुको फिर चलेंगे। अजनबी ने उसकी बात तो सुनी। थोड़ी देर पर वो साइकिल को रोका। कमल टॉर्च लाइट उठाकर जलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो जली ही नहीं, शायद उसका बल्ब कट गया था। तभी कमल ने कहा, भाई मेरा तो टॉर्च ही बंद हो गया यार, अब इस अंधेरे में घर कैसे जाएंगे। तभी वो अजनबी ने दूर से ही धीमी सी लाइट चालू की। इस पर कमल ने कहा, अरे वाह तुम्हारे पास तो लाइट है यार, अब कोई परेशानी नहीं होगी, चलो चलो अब घर लौटते हैं। फिर उन दोनों ने अपने घर के लिए रवाना होना ही सही समझा। उस अजनबी ने वैसे ही तेजी से साइकिल चलाना जारी रखा। इस बार उसे कुछ नहीं कहा। कमल ने जो होगा देखा जाएगा। अचानक कमल के नाक में एक अजीब सी बदबू आने लगी। कमल ने सोचा शायद इस अजनबी ने मछली खरीदा है, वही मछली सड़ गई है क्योंकि वो उसी की बदबू थी। साइकिल चलाकर थका हुआ कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई अब जरा धीरे चलाओ यार, तुम में इतनी ताकत है लेकिन मेरे में नहीं है यार, मेरा दम घुट रहा है। उतने में ही कुछ देर बाद कमल और थोड़ी सी तेज साइकिल चलाकर उस अजनबी के बराबर में पहुंच गया। रात के अंधेरे में उस अजनबी की ओर देखा तो कमल भौचक्का रह गया क्योंकि उस अजनबी के चेहरे से जैसे एक अजीब सी आग सी निकल रहे थे। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान के चेहरे से आग कैसे निकल सकती है। तभी उस अजनबी ने कमल की ओर देखा और एकदम से अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसके मुंह के अंदर से आग की एक ज्वाला सी निकली। कमल डर के मारे साइकिल पर से वहीं नीचे ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही उसने जैसे अपना होश ही खो दिया। फिर जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमल वहीं रास्ते के किनारे पड़ा था। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। कमल ने उठकर उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन लोगों ने बताया कि दरअसल 2-3 लोगों के साथ पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। पता नहीं वो शख्स कौन है, मगर वो जो भी है इंसान तो नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
बारिश बहुत ही तेजी से लगातार बरसे जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त सुमित, हम दोनों मेरे घर पर थे और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। दरअसल सुमित का घर यहीं पास ही में है और सुमित मेरे घर आता जाता रहता है। अभी हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमित ने मुझसे कहा, भाई यार चल कहीं घूम कर आते हैं, तेरी कार से इस मौसम में घूमने का मजा आएगा। सुमित की बात में दम तो था। इस तरह से बारिश में ड्राइविंग का मजा ही अलग होता है और एक तरह से ये एक एडवेंचर भी हो जाएगा तो काफी मजा आएगा। ये सोचकर मैंने सुमित को हाँ बोल दिया। फिर क्या था, हम ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर कार लेकर निकल पड़े। बारिश की रफ्तार तब बहुत ही ज्यादा थी। हवाएं लगातार एक ही सुर में बहे जा रही थी। इसी बीच मैंने जब एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात तो काफी हो चुकी थी, रास्ता भी पूरी तरह से खाली था। अब ये रात का असर था या बारिश के कारण था ये नहीं पता, मगर रास्ते पर हमारी कार के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था मगर कार चलाने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था क्योंकि बारिश के कारण सामने का कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने मुझसे कहा, तू गाड़ी चला तो रहा है पर हम लोग जाएंगे कहाँ? इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्यों, तू क्या बोल रहा है, कहाँ चलना चाहिए? इस पर सुमित बोला, पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर चले क्या? तो सुमित की बात पर मैंने कहा, वो सुनसान रास्ता, चल वहीं चलते हैं, मजा आएगा। जिसके बाद मैंने कार को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया। पहाड़ी के पीछे वाला रास्ता, उस रास्ते के बारे में लोगों का कहना है कि रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लोग यहां तक कहते हैं कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है। हालांकि किसी ने भी उन आत्माओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है, बस लोगों का ये मानना है। पर मैं और सुमित, हम दोनों दोस्त इन बातों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं करते थे। हमारा तो ये मानना है कि ये सारी चीजें अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए हम बेफिक्र होकर आगे बढ़े जा रहे थे। कार पूरी रफ्तार से चल रही थी। कुछ देर के बाद जब हमारी कार उस रास्ते पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर एक पल के लिए मुझ जैसे हिम्मत वाले का भी शरीर कांप सा गया। अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता और आसपास का जंगल बारिश में काफी खौफनाक लग रहे थे। फिजा में रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, बस बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी ही आसपास का ही सब कुछ दिखा पा रही थी, वरना गाड़ी की हेडलाइट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने कहा, भाई ये रास्ता आज कुछ ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है। मतलब मैं इस रास्ते पर कभी कदार आता हूं पर इतना डरावना नहीं लगता, आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? सुमित की बात में दम तो था, रास्ता थोड़ा ज्यादा ही डरावना लग रहा था, मगर फिर हमने ये कहकर बात को टाल दिया कि शायद बारिश के कारण ऐसा होगा और हम तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। बारिश अभी भी बहुत ही तेजी से बरस रही थी। साथ ही साथ पिछले 2-4 मिनटों से हवाओं की रफ्तार भी काफी ज्यादा हो रही थी, जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ हवाओं के कारण रास्ते की तरफ झुक जा रहे थे। लग रहा था कि अभी रास्ते पर गिर पड़ेंगे। इतने में ही सुमित बोला, सुन, गाड़ी को जरा साइड में लगा दे, इतनी हवाओं के बीच आगे जाना सही नहीं रहेगा।
मुझे भी सुमित की बात ठीक लगी। पता नहीं कब कौन सा पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर जाए। इससे अच्छा यही होगा कि गाड़ी को एक साइड पर कर देना। लिहाजा मैंने सुमित की बात मानकर गाड़ी को रास्ते के किनारे एक साइड में लगा दिया और गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके हम लोग अंदर ही बैठ गए और भगवान से ये मनाने लगे कि कहीं कोई पेड़ गाड़ी के ऊपर न गिर जाए। कुछ देर के बाद बारिश तो नहीं रुकी, मगर हवाओं की रफ्तार काफी कम हो गई, जिस पर मैंने सुमित से कहा, अब चलना चाहिए, हवा नहीं चल रही अब। सुमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद मैं चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर ये क्या, मेरी कार चालू हो ही नहीं रही थी। मैंने 5-10 बार और कोशिश की, मगर तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही, जिस पर सुमित ने कहा, क्या हो गया भाई, गाड़ी को तूने तो परसों ही सर्विसिंग करवाई थी, फिर आज बंद क्यों हो गई गाड़ी? सुमित की बात तो सच थी। गाड़ी की सर्विसिंग तो मैंने परसों ही करवाई थी, फिर अब ये गाड़ी का कौन सा नया नाटक है, मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो मैंने सुमित से कहा, तू जाएगा जरा आसपास से कोई मदद लेकर आएगा? तो इस पर सुमित बोला, अबे पागल, फोन है ना तेरे पास, फोन कर ले किसी को। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर फोन के नेटवर्क पर गई तो मैंने देखा कि फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने ये बात सुमित को बताई तो सुमित भी काफी परेशान हो गया, और चूंकि सुमित अपना फोन मेरे घर पर ही छोड़ आया था तो हम डबल फंस चुके थे। जिस पर मैंने सुमित से कहा, भाई अब तो मदद लाने जाना ही पड़ेगा, या तू जा या फिर मैं चला जाता हूँ। इस पर सुमित बोला, मैं ही जाता हूँ, तू गाड़ी में बैठ, छाता वाता है कुछ? चूंकि गाड़ी के अंदर मैं हमेशा एक छाता रखता था तो मैंने वो छाता सुमित को दे दिया, जिसके बाद सुमित छाता लेकर निकल पड़ा किसी मदद की तलाश में। अब मैं उस जगह पर बिल्कुल अकेला हो चुका था। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि कोई भी डर जाए। गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। अभी मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे सुमित के वापस लौटने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी गाड़ी के पीछे की तरफ से मुझे कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे पलटते ही वो दस्तक की आवाज बंद हो गई और ना ही पीछे कोई नजर आ रहा था। इस घटना ने मेरे डर को थोड़ा और बढ़ा दिया। भला इतनी रात गए इस रास्ते पर कौन होगा? पर फिर मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैं खुद को हिम्मत देते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। अभी मैं उस घटना से पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि तभी फिर एक बार मुझे मेरे कानों में दस्तक की आवाज आने लगी। कोई शीशे पर दस्तक तो दे रहा था, मगर पीछे नहीं बल्कि मेरी सीट के बगल वाली सीट के शीशे पर। मैं तुरंत उस ओर पलटा तो सच में मेरी बगल वाली सीट की खिड़की पर एक आदमी खड़ा था और वो खिड़की के शीशे पर दस्तक देकर खिड़की नीचे गिराने के लिए बोल रहा था। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खिड़की खोलूं या नहीं। मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद इस आदमी को कोई मदद चाहिए होगी। लिहाजा पहले मैंने खिड़की को उतना ही नीचे गिराया जितने से मैं उसकी आवाज साफ तौर पर सुन सकूं। तो मेरे शीशा गिराते ही
उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मुझे कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर बैठने देंगे? दरअसल बारिश काफी तेज है। उसकी बात सुनकर मैंने गाड़ी का दरवाजा अनलॉक किया। दरवाजे से होकर वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उस आदमी का चेहरा आम इंसानों से कुछ अलग सा था, पर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मेरा एक दोस्त मदद लाने गया है, पर आप इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, जी मैं तो यहीं पर रहता हूँ, इसी रास्ते पर कभी किसी की गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो कभी किसी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि भला ये कौन है जो सबके पीछे पीछे घर चला जाता है। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, आपको कोई कुछ बोलता नहीं, आप पीछे पीछे घर चले जाते हैं तो? इस पर वो आदमी बोला, मैं बहुत कम लोगों को दिखता हूं, जैसे आपको दिखा। उस आदमी की बेतुकी बातों को सुनकर अभी मैं परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नजर नीचे उस आदमी के पैरों की तरफ गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। अचानक से मेरा डर 7वें आसमान पर चढ़ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुमित मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। वो उल्टे पैरों वाला आदमी गायब था। उस रात तो मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो था क्या ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।